नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। और इस लेखन परंपरा में जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनको हम पहले एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं। फिर उसमें से कुछ 6-7 महत्वपूर्ण हैं उनको मैं आपको थोड़ा डिटेल से करवाऊंगा और वो भी अच्छे तरीके से ट्रिक से याद करवाऊंगा। आप बने रहें दोस्तों। इसमें आपको 3 तो 1800 में याद रखने हैं सन, और 3 तो याद रखने हैं 1900 में। ठीक है। हाँ जी। तो अब जो 18 में है वो 3-18 में आपको याद करने वो क्या करने हैं, 39, 83 और 88। कौन से याद लेने, 39, 83 और 88। ये आपको 18 में याद रखनी है, यानी 1800। जैसे कि 1839, 1883, 1888। तो ये 3 1800 में याद हो गए। अब मैं 3 आपको 19 में याद करवाऊंगा। ये देखो 3 1900 में हो गए। कौन से, 13, 29 और 38। 13, 29, 38। ठीक है। 19 में कितने याद रखने, 3, यानी 13, 29 और 38। 1913, 1929 और 1938। 18 में भी 3, 39, 83 और 88। ठीक है। ये तो है उन ग्रंथों के सन, काल है। अब मैं उन ग्रंथों को याद करवाऊंगा और उन ग्रंथों के लेखकों को याद करवाऊंगा। तो पहला ग्रंथ आपको याद रखना है 39 में कौन सा है, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इसको आप 5 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। तो 39 में सबसे इतिहास का पहला जो ग्रंथ लगा गया था वो कौन सा था, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। 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 और ये किसने लिखा था, गारसा द तासी ने लिखा था ये ग्रंथ। ठीक है। 5 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। दूसरा ग्रंथ कौन सा है, 1883 में सिर्फ, ये देखो ये लास्ट में 1883 में 3 आ रहा है ना, तो यहाँ भी शब्द कितने, 3 है, 1, 2 और 3। तो 83 में 3 शब्द याद रखने, शिव सिंह सरोज। ग्रंथ का नाम क्या है, शिव सिंह सरोज। और लिखा किसने, शिव सिंह सेंगर ने। यानी शिव सिंह सेंगर नाम के इतिहासकार ने अपने ही नाम पर, देखो शिव सिंह नाम है ना, तो ग्रंथ का नाम यहाँ देखो शिव सिंह लिख दिया और आगे क्या लिख दिया, सरोज, बस इतना ही। तो यानी व्यक्ति के नाम का ही सेम है, याद रखना है आपको। तो शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, शिव सिंह सरोज। कब लिखा, 1, 2, 3 अक्षर आ रहे हैं तो 1800 के बाद मतलब 83। ठीक है। बाकी और कोई नया नहीं, 3 वाला वो है जो उसको मैट्रिक से अलग से याद रहूंगा। तो 1883 में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, शिव सिंह सरोज। किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है। हाँ जी। तो अगला ग्रंथ कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने लिखा, गिरियर्सन ने। देखो ये भी विदेशी आदमी ने लिखा था, गारसा दत्तासी विदेशी था, और ये भी गिरियर्सन भी कौन है, विदेशी। बीच में एक हमारा भारत का आ गया, बाकी ये गिरियर्सन विदेशी है। तो 88 में यानी 2/8 में क्या है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर। कौन सा है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर। ऐसे याद रखना कि भाई 2/8 में अंग्रेज आया था, कौन, गिरियर्सन। उसने क्या लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 2/8 में कौन आया, 2/8 में अंग्रेज आया। 2/8 में अंग्रेज आया, उसने अपना ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। इसने लिखा गिरियर्सन ने। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं 1913 में। इसमें भी देखो 3 अक्षर है, मिश्र बंधु विनोद। 3 अक्षर है, ये देखो 1913 में 3 आया तो मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा, मिश्र बंधुओं ने लिखा था। किसने लिखा, मिश्र बंधुओं ने। यानी 3 भाई है, एक का नाम है सुखदेव, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है गणेश। तो सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों भाइयों ने मिलकर लिखा था। इसी देखो इनका पूरा नाम एक साथ क्या आता है, मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा था, मिश्र बंधुओं ने लिखा था। कब लिखा था, 1913 में। 13 में 3 से याद रखना, मिश्र बंधु विनोद 3 नाम आ रहा है। तो आपको 3 नाम तो ऊपर भी आ रहा है, यहाँ 1, 2, 3। तो देखो ये हमारा शिव है और ये मिश्र कोई आदमी है। तो आदमी बड़ा है या शिव भगवान बड़े, तो भगवान बड़ा है ना, तो भगवान को हम 83 में पहले रख देंगे। ये देखो पहले रख दिया भगवान को पहले, और बाद में आदमी हुआ जो बाद में लेके आ रहे हैं, 1913 में लेके आ रहे हैं। शिव को 83 में लेके आके, और 1913 में किसको लेके आ रहे, मिश्र को लेके आ रहे हैं। इनमें 3 शब्द है तो इनमें 3 शब्द है। तो यहाँ भी देखो 83 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है। ठीक है। ऐसे ट्रिक में थोड़ा याद हो जाएगा आप लोगों को। तो किसने लिखा, मिश्र बंधुओं ने, सुख श्याम और गणेश ने। हाँ जी। तो आगे क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, शुक्ल ने। तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा 1929 में, क्योंकि ये बहुत ही शुक्ल साहब जो है ये इतिहास
जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें सर्वश्रेष्ठ भूमिका जो है हमारे शुक्ल साहब की है, इसलिए इसको तो ऐसे ही सबको याद ही होगा। तो हिंदी, ये तो और सरल भी है। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? शुक्ल ने। कब लगा? 1929 में 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? शुक्ल ने। 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल, 29 हिंदी साहित्य शुक्ल, 29 हिंदी साहित्य शुक्ल, 1929 इतिहास किसने लिखा? तो हमें आलोचना किसकी नहीं करनी चाहिए? आलोचना हमारे राम जी की नहीं करनी चाहिए। तो राम कुमार वर्मा, आलोचना किसकी नहीं करनी चाहिए? राम की। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? आलोचना किसकी नहीं करनी? राम की। तो राम कुमार वर्मा ने लिखा। कब लिखा? 38 में लिखा, यानी शुक्ल के बाद में। शुक्ल का जो 29 है उसमें 9 ऐड कर दो, 38 हो जाएगा, यानी 1938। तो हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास राम कुमार वर्मा ने। 1839 हमने पहला जो ग्रंथ जो पढ़ा था उसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। क्या नाम था? इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी किसने लिखा था? ये गारसाद तासी ने। ठीक है। और इस ग्रंथ की जो भाषा थी, देखो आपको 7 पॉइंट ये याद रखने हैं, और बाकी ये बस, ये इतना मैटर मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट तक भी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, विश्वास रखिए। तो इसकी जो भाषा थी ना, वो कौन सी थी? फ्रेंच। ये ध्यान रखें, क्योंकि ये फ्रांस का था ना, बंदा बाहर का था, तो इसलिए इसने कौन सी भाषा में लिखा था? ये फ्रेंच भाषा में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी गारसाद तासी ने उस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा? तो फ्रेंच भाषा में लिखा। इस ग्रंथ के अंदर कितने कवियों को इसने जगह दी थी, या कितने कवियों को शामिल किया था? तो 738। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। कितने कवियों को शामिल किया था? 738 कवियों को इसने शामिल किया था, जिसमें से हमारे हिंदी के कितने थे? 72 थे। बाकी कोई फारसी था, कोई अरबी था, इस तरह से अलग अलग थे, लेकिन हिंदी के इसमें सिर्फ 72 ही थे। और इस ग्रंथ में कुल कितने कवि लिए थे? तो 738 कवि लिए थे। हिंदी के कितने थे? 72। इस ग्रंथ में जो जिस पद्धति का इसने प्रयोग किया था, मतलब कि कवियों को जिस आधार पर रखा था, वो वर्णानुक्रम आधार पर रखा था। कौन से क्रम में? वर्णानुक्रम, वर्णों के क्रम के आधार पर। जैसे कि किसी का नाम अ से शुरू हो रहा है तो उसको पहले रख दिया, किसी का नाम क से हो रहा है तो उसको और बाद में, ख का हो रहा था और बाद में, ह का हो रहा था और अंत में। इस तरह से उन्होंने वर्णों के क्रम में रखा था। इसलिए इस पद्धति में किस पद्धति का प्रयोग किया था? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। और इसी पद्धति का इसी ग्रंथ में ही पहली बार प्रयोग किया गया था। तो पिछले हमने जो पद्धतियां पढ़ी उसमें आपने देखा होगा कि वर्णानुक्रम पद्धति का पहली बार प्रयोग किसने किया था? गारसाद तासी ने। और दूसरी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है कि नहीं? कि हमने 6 ग्रंथ पढ़ा, उसमें पहला कौन सा? यही तो पढ़ा था, क्योंकि ये पहले ही लिखा गया सबसे पहले। तो हिंदी साहित्य इतिहास का ये जो है कौन सा ग्रंथ है? प्रथम ग्रंथ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है। कवि याद रखने 738। भाषा कौन सी है? फ्रेंच। हिंदी कितने? हिंदी के कवि 72। और ये हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ है। और इसकी कमी सबसे बड़ी ये रही कि इसमें न तो कोई काल विभाजन किया गया और न कोई नामकरण किया गया। काल विभाजन मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ऐसे हम काल पढ़ेंगे ना। तो आगे तो कवियों ने, रचनाकारों ने या आगे इतिहासकारों ने तो काल विभाजन किया है, लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी क्या है? कमी रहेगी। देखो, न तो गारसाद तासी ने न तो काल विभाजन किया है और न ही उन कालों का कोई नाम रखा। तो ये इनकी सबसे बड़ी क्या है? माइनस पॉइंट। और क्या है? ये जो ग्रंथ है ना, इसका आगे चल के 1953 में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। 1953 में किसमें अनुवाद किया गया? हिंदी में। और करने वाला कौन था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। पूरा नाम है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और किस नाम से किया था? हिंदू साहित्य इतिहास के नाम से किया था। ठीक है। और हिंदी में अनुवाद 1953 में किसने? लक्ष्मी सागर ने। किस नाम से? हिंदू साहित्य इतिहास के नाम से किया। और प्रकाशन, इस ग्रंथ को जो सबसे पहले प्रकाशित किया था, प्रकाशन करने वाली संस्था जो थी उसका नाम था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, क्योंकि विदेशी था तो आयरलैंड ने ही किया था। द आयरलैंड ट्रांसलेशन कमेटी कहाँ की थी? आयरलैंड की। इसने इस ग्रंथ को जो प्रकाशित किया था। और इसका अब आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, इसका जो प्रकाशन हुआ ना दोस्तों, इसका प्रकाशन जो हुआ था 2 बार हुआ था। पहली बार और दूसरी बार, 2 बार मैंने अलग अलग, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाशन कितनी बार हुआ? 2 बार। जब पहली बार प्रकाशन हुआ था तो उसके 2 भाग निकाले गए थे। कितने? 2 भाग। ये देखो, पहली बार प्रकाशन में 2 भाग निकल गए। पहला भाग इन्होंने 1839 में लॉन्च कर दिया था और दूसरा भाग जो था वो 1847 में लॉन्च किया था। तो पहली बार जो प्रकाशित है उसमें कितने भाग थे? 2। एक उन्होंने 1839 में दिया और एक दिया 1847 में दिया था। ठीक है। इसके बारे में कुछ खास बात है,
इन दोनों ग्रंथों का 1848 में, कब 1848 में एक व्यक्ति है जिसका नाम मौलवी करीमुद्दीन, ये जो पहली बार जो प्रकाशन हुआ था ना, इसमें दो भाग थे, एक 1839 में लॉन्च हुआ था, एक 1847 में। इन दोनों भागों का 1848 में जो मौलवी करीमुद्दीन ने क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इन दोनों भागों का मौलवी करीमुद्दीन ने किस भाषा में अनुवाद किया, फारसी भाषा में अनुवाद करके इन ग्रंथों के नाम क्या रख दिए, ये जो पहला वाला था ना, इसका तो नाम रख दिया, प्रथम भाग जो था उसका नाम रखा तबकात ससुवरा। क्या नाम रखा, तबकात ससुवरा, तबकात ससुवरा। और दूसरा जो भाग था, इस दूसरे भाग का नाम इन्होंने रखा तज़किरा ई सू गई हिंदी, तज़किरा ई सू गई हिंदी। पहले भाग का नाम क्या रखा, तबकात ससुवरा। द्वितीय भाग का नाम क्या रखा, तज़किरा ई सू गई हिंदी। और इन दोनों ग्रंथों का जो फारसी भाषा में अनुवाद करके ये नाम रखा था ना, तब इसने ओवरऑल टोटल जो कवि लिए थे वो लिए 1004 कवि, जबकि गार्हस्थ्यदास ने कितने लिए थे, 738। इसने कितने 1004 कुल कवि लिए थे, जिसमें से हिंदी के कवि मात्र कितने शामिल किए इसने, 60 ने। तो आपसे पूछा जा सकता है मौलवी करीमुद्दीन द्वारा फारसी भाषा में जो अनुदित किया गया ये दो भाग, उसमें कुल कवियों की संख्या कितनी थी, 1004, और हिंदी के कितने थे, 60। तो ये पहली बार प्रकाशन 2 भागों में हुआ था, ये हो गया। अब जो दूसरी बार प्रकाशन हुआ था वो 3 भागों में हुआ था। कितने भागों में, 3 भागों में, 1 2 3 भाग। 3 भागों में से पहला और दूसरा 2 भाग तो एक साथ ही निकाल लिए गए थे 1870 में, और एक जो था तीसरा वो 1 साल बाद यानी 1871 में निकाला गया था। ठीक है।